हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं सारे आंदोलन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सत्याग्रह और आंदोलन सभी यहाँ पर हम शुरुआत से लेकर अंत तक जो आंदोलन हुए हैं 1893 में गांधी जी के अफ्रीका जाने से लेकर 1942 तक या 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब तक के सभी आंदोलन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके अपने चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ढेर सारा लाइक एंड शेयर कर दें। ये मोहनदास करमचंद गांधी है। पहले इनका हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। संक्षिप्त परिचय है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869, पोरबंदर गुजरात में। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे, राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता थे। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इस नाम से संबोधित किया था। अब इनकी विचारधारा जो है वो अहिंसावादी थे, सत्यवादी थे, ईमानदारी और प्रकृति की देखभाल करने वाले थे। करुणा और दलितों के कल्याण के लिए इन्होंने कई कार्य किए और उसमें विचारों में विश्वास रखते थे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। मृत्यु इनकी नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। 5 बार इन्हें नामित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी तो 1993 से लेकर 1915 में, ये देख सकते हैं आप, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान और इन पर लिखी हुई पुस्तकें हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बहुत अच्छी पुस्तक है जो इनकी आत्मकथा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। साप्ताहिक पत्रिकाओं में हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। गांधी शांति पुरस्कार में भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के लिए दिया जाता था गांधी शांति पुरस्कार। तो इस तरीके से गांधी जी के जीवन परिचय को हम समझ चुके हैं। अब कुछ आंदोलनों को हम समझ लेते हैं। तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए और अफ्रीका में उन्हें बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। भारतीयों के खिलाफ वहाँ कई सारे भेदभाव किए जाते थे जिनका सामना गांधी जी को करना पड़ा। उन्हें फर्स्ट डिवीज़न की जो कोच होती है उसमें अवेलेबल टिकट होने के बाद भी, वैलिड टिकट होने के बाद भी, थर्ड डिवीज़न की डिब्बे में भी जाने से इनकार कर दिया जाता था, ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरह उन्हें बहुत सारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया जिसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने भारत के अलावा अफ्रीका में जो आंदोलन किया उसका नाम क्या था, तो फिनिक्स फॉर्म। अब 1906 में उनका पहला सत्याग्रह हुआ। 7 जून 1893 को उनका पहला सत्याग्रह हुआ और पीटर मैरिट्स वर्ग में प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन से जब उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। इस तरह से उनके पहले सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके बाद 1902 में वो थोड़े समय के लिए भारत लौटे और भारतीय नेताओं से मुलाकात की। कई नेताओं से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के कल्याण के लिए कुछ समर्थन यहाँ से जुटाया। तो इस तरीके से उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। तो यहाँ से उनकी मुलाकात हुई यहाँ से उनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले जी से, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। फिर 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे, परमानेंटली भारत लौटे तब 1915 में
गांधी जी के भारत लौटने के दिन यानी 9 जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इस दिन भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी इस दिन लौट सकते हैं, लौटकर भारत की प्रतिभाएं भारत में आ सकती हैं, इसलिए इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 1915 में उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया अंग्रेजों द्वारा, उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई। फिर 1916 में उन्हें साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। तो उनके द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो 1916 में की गई। फिर 1917 में प्रथम सत्याग्रह जो भारत में हुआ, ज्वालामुखी आंदोलन के नाम से। ये आम सत्याग्रह था तो इसीलिए इसको इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। 1917 में चंपारण आंदोलन किया गया। 1917 में ही चंपारण आंदोलन किया गया, ये उनके द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह प्रथम आंदोलन है। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ उसका मूल कारण जो था वो 3 कठिया पद्धति से खेती थी, यानी 3/20, 3/20 जो खेती है उसमें 20 भाग में 3 भाग में से नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अंग्रेज नील की खेती को महत्ता देते थे और नील की खेती से वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे। इसलिए इस चंपारण आंदोलन को किया गया ताकि इस नील की खेती के कारण होने वाले नुकसानों को रोका जा सके। अब नुकसान क्या होता था? तो इससे नुकसान ये होता था, जैसे ही नील की खेती की जाती थी तो उतनी भूमि का जिस पर नील की खेती की जाती थी वो भाग बंजर हो जाता था और वृक्ष नहीं रहता था। इसीलिए इस सत्याग्रह को किया गया और परिणाम स्वरूप ये सत्याग्रह सफल रहा और किसानों के हक के लिए उठाई गई आवाज साकार रही। फिर 1918 में किसान आंदोलन किया गया। 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन को किया गया। अहमदाबाद यानी कि गुजरात में ये आंदोलन किया गया, मिल मजदूर आंदोलन बहुत खास आंदोलन है, क्योंकि इस आंदोलन में ही पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल की गई। तो इस आंदोलन में पूछा जा सकता है कि भूख हड़ताल प्रथम बार महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की गई? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की गई। मिल मजदूर आंदोलन जो भूख हड़ताल जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा की गई वो मजदूरों के लिए था और उनके लाभों के लिए, हितों के लिए किया गया। 1918 में खेड़ा यानी कि गुजरात में किसान आंदोलन किया गया, खेड़ा सत्याग्रह किया गया। जो मुक्त अभियान था उसको चलाया गया, कर मुक्त अभियान यानी कि कर से जो किसान है जब फसल विफल हो जाती है, यानी कि फसल से ज़्यादा लाभ नहीं होता या पूरी तरीके से फसल नष्ट हो जाती है उस साल की, उस समय करों से मुक्ति यानी कि करों को हटाने की मांग रखी गई। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन किया गया। 1919-1920 के बीच खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन में जो खलीफा थे, खलीफा और कांग्रेस के राज्य में स्वराज के लिए एक साथ मिलकर गांधी जी के मार्गदर्शन में आंदोलन हुआ। इस तरीके से 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। तो इस तरह 1919 में रोलेट एक्ट को लाया गया मार्च अप्रैल 1919 में। तो ये आंदोलन जो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला जो आंदोलन था, इसमें सभी जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, क्योंकि देश में इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, सब जगह क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, क्रांति का माहौल था। तो जहां पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इन क्रांतिकारियों को पकड़कर बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के जेल में डाल दिया जा रहा था। तो इसके विरोध में फिर
1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कई कई बड़े रूप में नरसंहार हुआ। इसके विरोध में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, इसमें भविष्य में कोई भी विरोध ना हो सके, इसके लिए पंजाब के अमृतसर में ये नरसंहार की घटना हुई थी, जिसमें लोग इकट्ठे हुए थे और इसमें सभी अंग्रेजों ने गोलियों से सभी को छलनी कर दिया, जिससे पूरा देश में क्रांति की आग फैल गई थी, क्रांति आ गई थी, विरोध जाहिर किया सभी ने। तो इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। सभी जो बड़ी बड़ी पदवी वाले जैसे वकील थे, सभी अपनी पदवियां उपाधियां वापस कर रहे थे। तो इस तरह गांधी जी ने भी हिंद केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, क्योंकि वो इससे बहुत दुखी थे। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण देश में एक बहुत दुख की लहर थी और सभी लोग क्रांति के लिए क्रांति भड़क गई थी। तो इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड ने एक बहुत ही जरूरी क्रांति को जन्म दिया। फिर 1920 में, क्योंकि गांधी जी समझ गए थे कि देश में बहुत दुख है इस क्रांति को लेकर, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन का सहारा लिया और इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। असहयोग आंदोलन को 1920 में मतलब किसी तरीके से अंग्रेज सरकार का सहयोग ना करने, यदि वो कहें कि आपको ये काम करना है तो इसके बदले में हम कहेंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे। अगर आपको खेती करना है तो खेती नहीं करेंगे। अगर वो कहें खेती नहीं करना है या आपको इस तरीके का काम नहीं करना है, तो हम कहेंगे कि हमें वो काम करना है। तो इस तरीके से जो भी वो कार्य करने को कहेंगे, उसका विरोध करके हमें वो कार्य नहीं करना, उनका सहयोग नहीं करना। ये आंदोलन शुरू हुआ। तो इस असहयोग आंदोलन से पूरे ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी वो हिल चुकी थी। लेकिन 5 फरवरी 1922 को ये कांड हो गया, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड में आप सभी जानते होंगे, एक बड़ी संख्या में भीड़ ने पुलिस स्टेशन को, पुलिस कर्मियों को इकट्ठा करके और वहां पर पुलिस स्टेशन में बंद करके आग लगा दी थी। तो इस तरीके से 22 पुलिसकर्मियों को में घायल हो गए, 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, जलकर खाक हो गए। तो इस तरीके से 5 फरवरी 1922 को ये चोरा चोरी कांड हुआ और इस चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी जी पर ये बातें उठने लगी कि महात्मा गांधी जी ने ही ये आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। तो इसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई। 22 से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि पूरे देश में क्रांति की लहर उठ गई थी, सभी लोग जाग चुके थे और सभी क्रांति के लिए कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तो इस तरीके से ये जो असहयोग आंदोलन है ये ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन ये ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था और महात्मा गांधी जी को पुलिस में जेल में बंद कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो फिर इस तरीके से ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया और इस आंदोलन में हमने मतलब ये कहा गया था कि महात्मा गांधी जी ने कि किसी तरीके से हिंसा नहीं होगी, लेकिन इसमें हिंसा हो गई और कई क्रांतिकारी दल इसमें बट गए। इसमें 2 दल मुख्यतः बट गए, नरम दल और गरम दल। इसमें कई क्रांतिकारी थे जैसे भगत सिंह,
आदि कई क्रांतिकारी थे जो नरम दल और गरम दल में बट गए थे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो अब जो गांधी जी थे वो जेल में किसी भी प्रकार से मतलब खाना नहीं लेते थे, किसी भी तरह की जो दवाई है वो नहीं लेते थे। पूरी तरीके से अनशन वहां पर भी उनका जारी रहा और वो बीमार होने लगे। तो फिर अंग्रेजों ने इसके लिए सोचा कि अगर ये महात्मा गांधी जी को कुछ हो गया जेल में, अगर वो उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इस तरीके से पूरे भारतीयों में आक्रोश की लहर हो जाएगी, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आक्रोशित हो जाएंगे। तो इसके लिए गांधी जी को छोड़ दिया गया और गांधी जी फिर इसके बाद सीधे कर्नाटक गए बेलगाम में, और वहां पर बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की 1924 में। तो ये एक अकेला ऐसा आंदोलन था 1924 में जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की, अपनी अध्यक्षता के रूप में रहे। तो इस तरह 1924 में ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है या कहां पर किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की। तो ये बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन, और बेलगाम है कर्नाटक में। इसके बाद 1928 में बारडोली में किसान आंदोलन हुआ, लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी जी ने ज्यादा आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं रखी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब पूरी जो भारत देश है उसमें उनके प्रति जो सम्मान है उसमें कुछ कमी आ गई, क्योंकि असहयोग आंदोलन अधूरा रह गया। तो इस आंदोलन के अधूरा रहने के कारण और कारगर ना हो पाने के कारण कुछ उनके सम्मान में और कुछ उनके विश्वास में उनके प्रति कमी आई। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज को लाहौर कांग्रेस में कांग्रेस के लक्ष्य को रूप में स्वीकार किया गया। और 1930 में फिर आकर मतलब 1924 से लेकर 1930 तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1930 में आकर दांडी मार्च नमक सत्याग्रह हुआ। नमक सत्याग्रह, इसमें केवल शुरुआत में तो 78 लोग ही शामिल थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जब यह आंदोलन चला दांडी तक, महात्मा गांधी जी ने यात्रा की और तो 20,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर जुड़ चुके थे। लोग जब दांडी पहुंचे इकट्ठा होकर, तब महात्मा गांधी जी को ये यकीन हो गया था। इस तरीके से जब उन्होंने 6 साल तक आंदोलन नहीं किया था तब उन्होंने बहुत ही समाज सेवा की थी, और उस समय प्लेग जैसी महामारी फैल चुकी थी, तो उस समय भी उन्होंने बहुत समाज सेवा की थी, सबके लिए उन्होंने सेवा की थी, सेवा भाव रखा था। तो इससे उन्हें लगा कि अब सब उनसे प्रभावित होकर या उनसे किसी तरीके से अब जुड़ चुके हैं, उनके प्रति उनका विश्वास दोबारा कायम हो रहा है। तो उन्होंने उसी समय सोच लिया कि अब मुझे इस घड़ी में ही, क्योंकि आंदोलन करना था, क्योंकि भारत को स्वतंत्र करना था, भारत की आज़ादी के लिए उन्हें कुछ करना था। तो इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को ही उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सबको बोल दिया, तो अनाउंस कर दिया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि विनय के साथ उन्हें अवज्ञा करनी थी, विनय के साथ, क्योंकि वो समझ चुके थे कि असहयोग आंदोलन में मतलब अंग्रेज यहाँ पर सहयोग के लिए नहीं आए थे, उनको अपनी जो कमाई थी, जो पैसा यहाँ से वो इकट्ठा कर रहे थे, उसको ले जाना था, किसी भी तरीके से उन्हें देश को लूटना था, वो लूटने के लिए आए थे। तो इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का सोचा और साविनय उन्होंने अवज्ञा की, हर चीज की, हर बात की, अंग्रेज सरकार की। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब हुआ, तभी 1931 तक आते आते
गांधी इरविन समझौता, मार्च में इरविन जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके शासनकाल में ही उन्होंने, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह से सब कुछ संभालें। तो 1931 तक आते आते गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन ने जो भी गांधी जी की शर्तें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, उन शर्तों को मानने के लिए हाँ कर दिया और इस तरह गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। लेकिन ये समझौता एक बहुत बड़ी राजनीतिक परपंच, राजनीतिक के रूप में उभरा, क्योंकि दावपेच था कि इस जो 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसमें गोलमेज सम्मेलन होना था जिसमें गांधी जी नहीं पहुंचे, और 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था जिसमें गांधी जी को पहुंचना था। इसके लिए उन्होंने जो समझौता था वो मानने के लिए हामी भरी थी। लेकिन ये समझौता जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें उन्होंने एक पॉइंट जो था उसको बदल दिया, एक पॉइंट्स को, जिसमें एक पॉइंट था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसको बदलकर राजनीतिक क्रांतिकारी कर दिया गया, जिससे राजनीतिक क्रांतिकारी में कई क्रांतिकारी जो राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं थे, जैसे कि भगत सिंह जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकना ये जो राजनीतिक क्रांतिकारी के रूप में नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया था। तो इस तरीके से राजनीतिक रूप से जिन्होंने कार्य किए थे उन क्रांतिकारियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह को मौत की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, और जिसके वजह से पूरे भारत में गांधी जी को जो सम्मान था, जो विश्वास था गांधी जी के प्रति, फिर से कम हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, राजनीतिक दांवपेच खेला गया गांधी जी के साथ, जिसका आज तक उनको बुरी के रूप में देखा जाता है, आज तक उन्हें इसके लिए बुरा समझा जाता है। फिर 1932 में 24 सितंबर 1932 में आकर वो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो दिसंबर में हुआ। 1931 में ही वो सम्मेलन फिर गांधी जी ने अटेंड किया, लेकिन अगर उस समय वो इस सम्मेलन को जाने से पहले देख लेते और उनसे कहते कि पहले क्रांतिकारियों को छोड़िए, तो ये जो सम्मेलन है, ये जो गलती, जितना बड़ा दांवपेच खेला गया था उसको वो समझ जाते। लेकिन ये गलती हो गई, और इतनी बड़ी गलती हो जाने के कारण बाद में इसका भुगतान हमें करना पड़ा। लेकिन इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट, जिसमें पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। पूना पैक्ट में अंबेडकर जी ने कुछ मांगे रखी। इन मांगों से दलितों के लिए अंबेडकर जी ने आरक्षण की मांग की। शुरुआत में उनका कहना था कि हमें अलग भूमि दे दीजिए, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी जी ने उन्हें समझाया, और समझाकर उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। तो अंबेडकर जी की जो आज आरक्षण जो हम देख रहे हैं उसकी मांग रखी उन्होंने। सभी कहा कि दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने समझौता किया और हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। इस तरीके से आरक्षण हम देख रहे हैं, ये आज का आरक्षण जो है अंबेडकर जी के द्वारा चलाया गया, अंबेडकर जी की मांग पर रखा गया, और दलितों को समान हक देने के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, और फिर हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद 1932 में जो एक्ट हुआ, इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया था। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ इस प्रकार की प्रतिनिधि सरकार का वादा करती है, और 1940 में आकर व्यक्तिगत आंदोलन
चलाया गया व्यक्तिगत सर्वज्ञ आंदोलन, जो सभी के द्वारा चलाया गया, ये विश्व भर में चलाया गया, सभी देशों में चलाया गया, क्योंकि सभी इससे परेशान थे। तो इस आंदोलन में व्यक्तिगत आंदोलन, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, सत्याग्रही चलाया गया। इसमें मुख्य रूप से सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे विनोबा भावे जी और जवाहरलाल नेहरू थे। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और दूसरे कौन थे, तो विनोबा भावे जी थे। तो इस तरीके से 1940 में ये व्यक्तिगत सर्वज्ञ आंदोलन चलाया गया, जिससे पूरी अंग्रेज सरकार, पूरी आंदोलन का ये जो थीम है जो रखा गया, दिल्ली चलो, और इसमें सभी जो सरकार थी, सरकार की जो जड़ें थी पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी, वो पूरी तरीके से इस सभी व्यक्तिगत सर्वज्ञ आंदोलन जो चलाया गया था, इससे परेशान हो चुके थे, क्योंकि सभी पूरे देशों में ये आंदोलन चल रहा था, बहुत कुछ हो गया था, ब्रिटिश में भी बहुत कुछ हुआ था, ब्रिटेन में, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर जो विदेश है वहाँ पर भी ये आंदोलन हो रहे थे। उसकी वजह से ये आंदोलन जो हुआ सफल कारगर हुआ, और 1940 में 1939 में कांग्रेस के मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया, और 1942 में आकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा। तो 1940 में फिर महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, और 1947 में सभी मांगों के साथ हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो इस तरीके से जो जितनी भी पूरी जो आंदोलन थे हम तक देख चुके हैं, ये सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिए, बार बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये बहुत एक कहानी की तरह है, आप बस एक समझ लीजिए तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।